कि बहुत सी टेररिस्ट तहरीकें जो हैं वो अफगानिस्तान में खामोशी से कहीं न कहीं उनके सेल्स बने हुए हैं और वो किसी न किसी सूरत में वो निकल के चीन के सिंजियांग इलाके में, रूस में, कॉकेसस में जो मुसलमान खित्ते हैं वहां, ईरान में शिया सुन्नी मामला हो सकता है और तमाम जितने मुल्क हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में आज संडे को हम पिछले कई हफ्ते से सईद नकवी साहब से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और वो इंटरनेशनल अफेयर्स को किस गहराई से हमें और आपको समझाते हैं, वो बहुत ही अहम है और आप लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज जिस इश्यू पर हम सईद नकवी साहब से बात करेंगे वो नई दिल्ली में 10 और 11 तारीख को अफगानिस्तान के मामले पर कुछ मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिल रहे हैं और वो काफ़ी अहम मीटिंग है। अभी तक भारत की तालिबान सरकार के सिलसिले में अभी पॉलिसी बहुत खुल करके सामने नहीं आई है। ऐसा लगता है कि इस मीटिंग के बाद कुछ सूरत-ए-हाल और साफ होगी। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक़्त दिया। आप बताइए कि ये नई दिल्ली में होने वाली एनएसएस की मीटिंग कितनी अहम है और क्या कुछ है? इसे आप किस तरह से देखते ये कि भारत ने अगुवाई करके ये मीटिंग की, ये खुद अपने आप में बहुत ही अहम स्टेप है, बहुत ही कदम इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान के लिए और इस पूरे एरिया के लिए, क्योंकि इसके पहलू पॉलिटिकल हैं बहुत से, लेकिन ये एक अब जाहिर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो कशीदगी है वो यहाँ भी नुमाया है, यहाँ भी साफ दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान ने मना कर दिया है। मेरा अंदाजा ये है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, कि चीन शायद वर्चुअल पार्टिसिपेशन करे आखिर में। हैं? प्रेशर पड़ रहा होगा कि वो भी इसमें हिस्सा जरूर लें, क्योंकि वो साझेदार हैं इस पूरे इलाके में, वो हट नहीं सकते। बहुत अहम है क्योंकि एक से दूसरी चीज हो सकती है। मसलन पाकिस्तान, हिंदुस्तान 50,000 टन अनाज भेजना चाह रहा था अफगानिस्तान को, जिसे कि सख्त जरूरत है इस वक्त गल्ले की, और वहां भुखमरी की हालत है, एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है। पाकिस्तान ने मना कर दिया, पहले भी मना किया हुआ था, मना कर दिया कि नहीं, हम अपने एयर स्पेस अपनी नहीं देंगे, हम आपके ट्रक्स को नहीं जाने देंगे, वगैरह वगैरह। अब तो यहाँ हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर ये पड़ेगा। देखिए, दो तीन चीजें आएंगी सामने। एक तो सिक्योरिटी, हिंदुस्तान की और इस पूरे एरिया की जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनका सिक्योरिटी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी का एक जो बड़ा रुख है वो है टेररिज्म। कि टेररिज्म का एक इतना बड़ा मसला सामने आके खड़ा हो गया है कि उसके ऊपर, और ये दो चीज, दूसरे ये कि जो चारों तरफ ममालिक हैं अफगानिस्तान को घेरे हुए, यानी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, रूस भी, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान इससे अलग है। ये सब मुल्क इस बात डरे हुए हैं कि बहुत सी टेररिस्ट तहरीकें जो हैं वो अफगानिस्तान में खामोशी से कहीं न कहीं उनके सेल्स बने हुए हैं और वो किसी न किसी सूरत में वो निकल के चीन के सिंजियांग इलाके में, रूस में, कॉकेसस में जो मुसलमान खित्ते हैं वहां, ईरान में शिया सुन्नी मामला हो सकता है और तमाम जितने मुल्क हैं, तो उनको ये खतरा है। अमेरिका का कहना यह है कि अब हमने जो कदम उठाना था उसामा बिन लादेन को खत्म कर देना, वो खत्म हो चुका है, अब हमें कोई खतरा नहीं।
यानी अमेरिका ये कह रहा है कि हमें अब अफगानिस्तान की टेरिटरी से टेररिज्म का कोई खतरा नहीं है, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि ये इतनी आसानी से तो छोड़ के जाएंगे नहीं। तो वो ये एक मसला गोया यहाँ खड़ा होगा। जब ये मसला यहाँ आएगा तो ये होगा कि भाई हिंदुस्तान की जो जो मदद कर सकते हैं इस वक्त अफगानिस्तान की, उसमें कुछ प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ के ये होगा कि भाई पाकिस्तान के जरिए चीजें जाएं, और भी बल्कि पाकिस्तान के साथ को पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान सॉल्व भी नहीं हो सकता, ये भी है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को अलग कर दीजिए और हम अफगानिस्तान से निपट लेंगे, नहीं। तो इसके अंदर इम्प्लिसिट एक इस पूरी मीटिंग जो 10 और 11 को हो रही है इस महीने की, उसके अंदर इम्प्लिसिट एक सबटेरेनियन, जमीन के नीचे एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम पाकिस्तान को कैसे लाएं, कैसे हम वार करें इस मामले में। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासत के लिए, उनके रिश्तों के लिए भी आगे, क्योंकि इन रिश्तों के बगैर रोल हिंदुस्तान का बनता नहीं है। और रोल हिंदुस्तान का बनेगा ये कि वो अपनी छावनी दे देंगे अमेरिकन प्लेन्स को, तो उसके नतीजे और गलत हो सकते हैं। लिहाजा ये बहुत, यानी हिंदुस्तान ने, अहम बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब जो हैं, वो दरअसल फॉरेन अफेयर्स के नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन अब यहां यूं हो गई है कि जैसे पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं, हाई कमांड, वो रीजनल पॉलिटिकल डिसीजंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस उनके बगैर नहीं लिए जा सकते। वैसे ही यहां भी साउथ ब्लॉक में इतनी साउथ ब्लॉक डिप्लोमेसी कर सकती है, लेकिन कोई ऑडेशियस और मीनिंगफुल स्टेप नहीं ले सकती, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये एक चीज पैदा हुई है 9/11 के बाद। ये जो एजेंसीज मिल गई आपस में और एक दूसरे के साथ तालमेल हो गया, चाहे वो लैंगली में CIA हो, चाहे मोसाद हो, और चाहे इजिप्ट की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, हमारी हो, ISI हो, इन सब में कहीं ना कहीं एक तालमेल हो गया इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। तो ये मिल गए और इन्होंने कुव्वत, यानी इनके पास वो कुव्वत आ गई कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने, अगर फर्ज करिए कि प्राइम मिनिस्टर एक डिसीजन ले जो कि इनको सूट नहीं करता है, जो इनकी समझ में नहीं है, फौरन फॉर आईज ओनली एक फाइल खोल दी जाएगी और प्राइम मिनिस्टर के सामने रख दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर देखेगा कि भाई इसमें अभी कुछ मत छुओ, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो इसलिए कुव्वत इनकी बहुत ज्यादा है। डोवाल साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। डोवाल साहब की बहुत ऑडेशियस आदमी है, बहुत ही, इनके बारे में ये कहा जाता है हिम्मत वाले आदमी हैं, और ये हो सकता है कि ये कुछ यहां से कुछ चाबियां, कुछ ताले खुले। अभी हिंदुस्तान का मूड वो नहीं है उन तालों को खोलने का, क्योंकि उनके यहाँ फरवरी और मार्च में हमारे यहाँ स्टेट वाइटल इलेक्शंस हो रहे हैं। इत्तेफाक से हमने इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को उन इलेक्शंस में अहमियत दे दी है। अब वो अहमियत जब तक है तब तक यहाँ ये एक मार्क टाइम करते रहेंगे, लेकिन जो इस वक्त स्टेप्स लिए जाएंगे वो इलेक्शन के बाद, यानी मार्च में, फिर जिसे स्प्रिंग कहता है अंग्रेज, तो स्प्रिंग के जमाने में हो सकता है एक स्प्रिंग आए, क्योंकि उसके बगैर ये मामला सॉल्व नहीं होगा। दूसरा मसला एक अजीब और गरीब है कि साहब, एक मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, यानी वर्ल्ड ओनली सुपर पावर एक जमाने में जो थी, वो 20 साल तक हुकूमत करे तकरीबन एक मुल्क में, और उसके जाने के बाद विद इन मंथ्स 23 मिलियन 23 मिलियन लोग यानी फाकों पे आ जाएं। ये किस तरह की हुकूमत थी भाई? आपने क्या किया वहां पे?
यानी अभी आप गए हैं और वहां एकदम से भुखमरी का यह आलम है कि 23 मिलियन लोग, जो कि तकरीबन, यानी जिनके पास क्या अनाज नहीं होगा कि सुबह खाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे, जिनके पास बिजली, वो इतनी हीटिंग कैपेसिटी नहीं होगी कि वहां के जो हार्श विंटर है अफगानिस्तान का, वो उसको कैसे गुजारेंगे, ये मसला है। इसमें मदद हर तरफ से आना पड़ेगी। मदद नहीं आएगी तो क्या होगा, एक रेला जाएगा, एक सोडस होगा माइग्रेशन का। ये माइग्रेशन अमेरिका बहादुर को तो इस पे असर पड़ता है नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर हैं, उनके दोनों तरफ बड़े बड़े समंदर हैं, एक तरफ अटलांटिक है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है। लेकिन यहाँ लैंड लिंक्स हैं यूरोप तक, यानी यूरोप का इस वक्त, यूरोप की पॉलिटिक्स बदल गई है इस वजह से, जो माइग्रेशन सीरिया से के बाद शुरू हुआ था, सीरियन एक्शन के बाद। यहां अगर ये गजब आ गया और लोग भागना शुरू हुए इधर उधर तमाम मुल्कों में, तो ये लोग फिर यूरोप के दरवाजों पे दस्तक देंगे, वहां खटखटाएंगे, एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा होगा। लिहाजा सबका इंटरेस्ट ये है कि इसको किसी तरह से सॉल्व किया जाए। ये छोटा खेल अब नहीं हो सकता कि भाई तालिबान को हम बदनाम कर देंगे कि देखिए आप नहीं कर पाए। वो तो कहेगा साहब 23-20 साल तो यहाँ पे हुकूमत थी किसी और की, उन्होंने क्या किया। अच्छा, जैसा कि नकवी साहब, जैसा कि आपने कहा कि बगैर पाकिस्तान के शामिल हुए अफगानिस्तान वाला मामला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के एनएसए ने जो भारत आने से इनकार किया और उसके साथ जो बयान दिया है, वो और भी बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, जिसमें भारत पर इल्जाम लगाया गया कि ये सिचुएशन खराब करने वाला है, स्पॉइलर है। और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से पाकिस्तान से बहुत से जो फीलर्स आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल भारत को पर इसी तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये वहां गड़बड़ कराने में शरीक है। ऐसी हालत में भारत किस तरह से, या भारत के साथ आने वाले मुल्क किस तरह से पाकिस्तान को साथ ले पाएंगे ताकि हल की तरफ ले जाएं? प्रेशर्स होंगे, तमाम प्रेशर होंगे। देखिए इस वक्त रूस, चीन, इन सब ने एक रेड लाइंस ड्रॉ कर दी। रूस ने कह दिया है कि देखिए आपकी, तालिबान ने सबसे पहले ये कहा कि कोई छावनी, कोई मदद नेबरिंग मुल्क जो हैं वो अमेरिकन मिलिट्री को न दें, उनको न दें, क्योंकि वो हमारे ऊपर अटैक्स होंगे, तो आप खुदा के वास्ते वो ना करें। ईरान ने, चीन ने, रूस ने रेड लाइन ड्रॉ कर दी कि नहीं, और रूस ने खास करके कि भाई ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं था, यहाँ हमारी हुकूमत थी 1991 तक, मॉस्को से चलता था ये इलाका, तो इसमें आप लोग आके अपनी कैंटोनमेंट्स बनाएं, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। तो लेकिन इस एक जितने पश्तून अफगानिस्तान में हैं, उससे कहीं ज्यादा डूरान लाइन के इस तरफ पाकिस्तान में भी हैं। ये एक अजीब ऐसा रिश्ता है जो कि तोड़ा नहीं जा सकता, और जिसके कई रैमिफिकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त कोई बहुत अच्छी नहीं है, यानी पाकिस्तान एक पाउडर केक पे है इस मामले में, कि अगर ये डूरान लाइन वाला मामला कहीं इस यहाँ हंगामा शुरू हुआ तो फिर एक सूरत ऐसी भी आ सकती है जिसके के बारे में बात करना भी इस वक्त जरा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। क्योंकि मुझे याद है, मैं सेक्रेटरी था, प्रेस सेक्रेटरी था खान अब्दुल गफ्फार खान का। खान अब्दुल, एक साल हम लोग एक साथ ही रहे। खान साहब जब चारसद्दा में रहते थे पेशावर के आगे, आखिरी दिनों में उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया और कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जलालाबाद में दफन करना। तो उन्होंने कहा कि बाबा, यहाँ हमारे आबाई, बाप दादा, नगर दादा सब यही दफन है चारसद्दे में, ये आपने क्या मुसीबत हमारे ऊपर डाल दी कि मुझे जलालाबाद ले जाओ अफगानिस्तान में। तो उसने एक बात कही थी, उसने कही थी देखो एक दिन वो आएगा जबकि ये सारा इलाका एक होगा, यानी एक
इंडिपेंडेंट पश्तूनिस्तान का तस्वुर उनके दिमाग में था, उसके लिए वो जेल गए, उनके बेटे जेल में रहे। लेकिन वो इस वक्त सामने की चीज नहीं है, लेकिन पसे मंजर एक अपने दिमागों में पीछे ये रखना चाहिए कि ये भी एक पर्सपेक्टिव है। अफगानिस्तान को डिवाइड करने की भी तंजीमें हो चुकी हैं, उसके भी प्लान्स बन चुके हैं, ये सब, और जिसका कि नतीजा एक से ज्यादा बुरा होगा। तो टेररिज्म ना आए और पाक अफगानिस्तान के लोग खैर और आफियत से रहें, प्रॉस्पर करें, ये सबके हित में है। लेकिन क्या सबका हित है? अमेरिका क्या चाहता है, बरतानिया क्या चाहता है? ये दो मुल्क खास करके मैं मेंशन कर रहा हूं। क्या वो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक हमवार हो जाए जमीन यहाँ, और ये जब चीन और रूस और इन सबसे इनके ताल्लुकात अच्छे हों और ये एक खित्ता बन जाए इतना मजबूत, जबकि हम किसी हद तक डिक्लाइन में हैं, बल्कि काफी डिक्लाइन में हैं। एक तो ये है। दूसरे इसका एक खेल, इसके मतलब और भी हो सकते हैं। वो ये है कि हेनरी किसिंजर, जो कि बहुत बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के 60s से, उन्होंने एक स्केच बनाया था ग्लोबल। वो ये था कि जैसे ही उन्होंने देखा कि जरा सी खलिश है चीन और रूस में, वो जमाना था कोल्ड वॉर का, सोवियत यूनियन का, तो वो फौरन उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल किया। जुल्फिकार अली भुट्टो से उनके ताल्लुकात थे, उन्होंने बाकायदा मीटिंग तय की बीजिंग में, और 1971 के आसपास, ये 73, 72, 76, अर्ली 70s में इनकी ओपनिंग हो गई चीन के साथ। तो क्या हुआ, एक ट्रायंगुलर पावर बैलेंस हो गया। यानी जो डायरेक्ट था अमेरिका और सोवियत यूनियन से झगड़ा, और सोवियत यूनियन का दोस्त था चीन, इन्होंने क्या किया कि उस फिशार वो एक दरार डाल दी, और ये ट्राइलैटरल हो गया, और चीन और अमेरिका कुछ हद तक एलाइड हो गए। ये हुआ था। उसके बाद सोवियत यूनियन के गिर जाने के बाद 1991 में ये एक तंजीम बहुत ओपन थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में कि ये चीन और रूस को पास ना आने। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए? सिंपल, चीन और रूस को अलग रखो। अच्छा, वो उन्होंने ऐसा अलायंस बनाया है, इतने अग्रीमेंट्स हो गए हैं कि उनके अलग रखने की कोई सूरत नहीं है। अब क्या है हालत यह है कि चीन की पाकिस्तान से बेपनाह दोस्ती है, हिंदुस्तान की अमेरिका से दोस्ती है, अमेरिका की किसी हद तक रकाबत है चीन से। वो अगर आम कॉमन सिचुएशन में हिंदुस्तान S-400 ले रूस से, तो अमेरिका फौरन मना कर देता कि भाई तुम तो हमारे एलाई हो, हमसे लो। फर्ज करिए कि वो अलाउ करे, हाँ तुम लो, यानी तुम्हारी रकाबत है चीन से, तुम इनसे रिश्ते बढ़ाने के लिए इनसे असलहे लो, ताकि ये किसी तरह इस तरफ रुजू हो, इस तरफ ये रुजू हो, फिर आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे मोमेंटम दिया जाए। तो एक पहलू इसका ये है कि लेकिन लवरॉव साहब भी ये जानते हैं, हमारे ली सिंगपिंग भी इस बात को जानते हैं, और तमाम जितने चारों तरफ हैं ईरान वाले भी जानते हैं कि खेल ये है। लेकिन वो आगे की बात है। अभी एक क्राइसिस है अफगानिस्तान में। देखिए, अजीब और गरीब मामला ये है कि सब बात कर रहे हैं तालिबान से, पीछे पीछे रिकग्नाइज कोई नहीं कर रहा। रिकग्नाइज ना करने के पीछे क्या है, क्या चाहते हैं? तो यही चाहते हैं लोग कि एक ऐसी सरकार बने जिसमें कि नॉर्थ के लोग भी हों, उज़्बेक्स भी हों, ताजिक भी हों, हजारास भी हों, और ये सब मिलके, ताकि ये वाकई में एक कॉम्पोजिट सरकार दिखाई दे। और ये अगर नहीं होगी तो फिर ये पश्तून सरकार होगी, और पश्तून सरकार होगी तो इसके अंदर एक फिशार, एक सिविल वॉर के खतरे हमेशा रहेंगे। कोई भी इन्हें इग्नाइट कर सकता है। और आगे बात जो होगी खुल के
काजमी साहब, एक बात और आपको बता दूं, जी, वो जी, ये कि रूस, पुतिन साहब ने तो अपनी जुबान से कह दिया है, हमारे आपके अयातुल्लाह अली खामेनी ने कह दिया है, चीन वालों ने कह दिया कि भाई यहाँ से, सीरिया से और इराक से जो इस्लामिक मिलिटेंट्स थे, यानी जमात अल नुसरा किस्म के लोग, वो फ्लाई करके लाए गए हैं अफगानिस्तान। अब तालिबान ये कह रहा है कि यहाँ जो लोग हैं वो अफगान हैं, हम उनसे निपट लेंगे, आप परेशान न हो। एक जमाने में ये था कि वहाँ चेचन्स भी थे, अंग्रेज भी थे, इजिप्शियंस भी थे, तमाम लोग उसामा बिन लादेन की तहरीक में आ गए थे। अब तालिबान ये कह रहे हैं कि आप घबराइए मत, ये सब अफगान है, हम इनसे निपट लेंगे। अब क्या मतलब हुआ, यानी एक गोली अभी तालिबान के पास भी ये मौजूद है, यानी चारों तरफ जो आपको खतरा है मिलिटेंसी का, तो ये उससे नहीं है, ये सब हमारे पास हैं, हम इनको संभालेंगे। लेकिन संभालेंगे, एक ओनरशिप जब उन्होंने ले ली कि भाई ये हमारे अपने हैं, तो फिर एक खतरा भी उनके हाथ में आ गया, एक असलाहा भी उनके हाथ में आ गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें सब बैठ के पोकर खेलेंगे। दिवाली अभी गुजरी है, दिवाली में यहाँ जुआ खेला जाता है, तो ये एक जुए की टेबल होगी जिसमें कि चारों तरफ लोग बैठेंगे, अपने अपने पत्ते ये दिखाएंगे नहीं, लेकिन एक आज जो पत्ता फेंका जाएगा उससे आपको अंदाजा करना पड़ेगा काजमी साहब कि खेल किधर जा रहा है। जो आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, हमारी ये मजबूरी है, वो ये कि तालिबान से कोई मुनासिब रीजनेबल किस्म के ताल्लुकात के बगैर भारत ये इतनी बड़ी इवेंट कर रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के एनएसएस को यहाँ इकट्ठा कर रहा है, क्या ये भारत की तरफ से तालिबान की तरफ, या ये कहिए कि अफगानिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कोई बड़ा एक इवेंट है, मौका है, या इसके क्या मानी है कि बगैर अच्छे ताल्लुकात के यहाँ एनएसएस की मीटिंग और अफगानिस्तान के मसले को हल करने की बात यहाँ पर? अगर साउथ एशिया में ये मौका मिला है भारत को, क्योंकि ताल्लुकात इत्तेफाक से भारत के चारों तरफ जो सार्क ममालिक हैं उन सब के साथ अच्छे नहीं है, किसी के साथ भी अच्छे नहीं है इस वक्त। ये मौका है एक क्रिएटिव डिप्लोमेसी का, यानी दोवाल साहब के हाथ में बहुत बड़ा गेम आ गया है। अगर वो जिस तरह से वो खेलेंगे, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी वो रुख इख्तियार करेगी, और वो हमारे और आपके हित में तब होगा जबकि यहाँ का मामला हमवार हो सब। कि अभी तो जैसे कहते हैं कि जरा आहिस्ता ले चल कारवाने कैफो मस्ती को, कि सतहे ज़हने आलम सख्त ना हमवार है साकी। तो ये ना हमवार सतहे ज़हने आलम जो है, इसको हमवार करने में ये वाली मीटिंग बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। ये हमवार वाली बात जो आपने कही, उसमें मैं समझता हूँ वो इशारा है यहाँ के डोमेस्टिक मामलात भी, जो इलेक्शन का आपने इशारा किया, और इसके अलावा जो कुछ अभी तक अफगानिस्तान में हालात स्टेबल होते हुए नजर नहीं आ रहे वो भी, और जो दुनिया की जो डिप्लोमेसी का जो हाल है उसके बीच में एक मौका है भारत को कि वो कोई क्रिएटिव डिप्लोमेसी कर सके। ये बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि इतनी गहराई से मालूमात हमें मिलती है सईद नकवी साहब से कि हम हर बार बहुत कुछ नया सीखते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।